नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे आर के नारायण द्वारा लिखी कहानी ज्योतिषी का एक दिन। वह रोज दोपहर के वक्त नियम से अपना बैग खोलता और उसमें से अपने पेशे में काम आने वाली सभी चीजों को निकालकर सामने रख लेता था। उन चीजों में करीब आधा दर्जन कौड़ियां होती थीं, एक चौकोर कपड़ा और एक अस्पष्ट सा रहस्यमय कैलेंडर। लिखने के लिए कॉपी होती और साथ ही खजूर की पेंसिलें। उसके माथे पर पवित्र भस्म मली हुई और उस पर सिंदूर का तिलक। इस वक्त उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमक रही होती, शायद ग्राहकों की तलाश और उम्मीद की वजह से। लेकिन यही चमक उसके सामान्य ग्राहकों को दैवीय लगती। इसमें उन्हें अपना भविष्य नजर आता था, जिसे देखकर उन्हें बेहद आराम महसूस होता। बड़ी सूझबूझ के साथ वो अपने चेहरे का हर जोर जमाव कुछ इस तरह रखता कि आंखों की चमक और बढ़ जाती। मसलन ऊपर भभूत व तिलक से सजा हुआ माथा और नीचे बड़ी बड़ी काली एवं गालों तक आई मूछें। इसके बीच में चमचमाती आंखें गजब का आकर्षक लुक देती। प्रभाव बढ़ाने के लिए सिर पर केसरिया पगड़ी भी बांधता था। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे, वैसे ही जैसे मधुमक्खियां फूलों की तरफ खींची आती हैं। वो इमली के एक पेड़ के तने के नीचे बैठता था। पीछे से टाउन हॉल की ओर से जाने वाला रास्ता था। कई मायनों में ये बेहद अहम जगह थी। संकरी सी सड़क थी। इस पर सुबह से रात तक आने जाने वालों की भीड़ गुजरती थी। हर छोटे बड़े पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पूरे रास्ते के दोनों तरफ अपनी दुकानें लगा रखी थी। दवाई की दुकानें थीं तो चोरी के सामान की भी। जादूगर भी कहीं कहीं डेरा डाले हुए करतब दिखाया करते थे। एक दुकान पर सस्ते कपड़े भी नीलाम होते थे। इस दुकान पर पूरा दिन लोगों का भारी जमावड़ा रहता था। उस ज्योतिषी के ही ठीक बगल में एक मूंगफली बेचने वाला अपना ठेला लगाता था। बड़ा बातूनी था। बेचता तो मूंगफली था, लेकिन उसे हर रोज कोई न कोई नया नाम दे देता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम तो कभी दिल्ली के बादाम, और ऐसे ही रोज न जाने क्या क्या। उसके पास भी बड़ी संख्या में लोग आते थे, और इस मूंगफली वाले के पास आने वाले कई लोग अक्सर पहले उस ज्योतिषी की दुकान पर ही रुका करते थे। वो ज्योतिषी अपना काम धंधा उसी रोशनी में किया करता था जो बगल के मूंगफली वाले ठेले की सिगड़ी से आती रहती थी। साथ में धुआं भी, जो माहौल में अलग ही असर पैदा कर देता था, बिल्कुल जादुई सा। लेकिन इस जादुई असर के पीछे का सच ये भी था कि पूरे इलाके में म्यूनिसिपैलिटी वालों ने स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं दे रखी थी। जो भी उजाला था वो दुकानों में जल रही दिया बत्तियों का ही था। किसी दुकान पर गैस लाइट थी तो कहीं किसी ने लालटेन या भभका खंभों पर ही लटका रखा था। कोई पुराने साइकिल लैंप की मदद से काम चला रहा था। ज्योतिषी जैसे इक्का दुक्का दुकानदार ही ऐसे थे जो अगल बगल से मिल रही रोशनी से ही काम चला रहे थे, और इन मध्यम लाइटों के बीच इधर उधर घूमते टहलते साए। कुछ इस तरह का माहौल था जो ज्योतिषी के लिए हर तरह से एकदम मुफीद था। शायद उसे इसकी जरूरत भी थी। इसकी वजह बड़ी साधारण सी थी कि ज्योतिषी ने जब काम शुरू किया तब न तो उसके पास इसकी कोई योजना थी न इरादा। वो नहीं जानता था कि लोगों के साथ अगले पल क्या होने वाला है। तारे सितारे ग्रह नक्षत्रों से वो बिल्कुल अनजान था, वैसे ही जैसे उसके पास आने वाले भोले भाले ग्राहक। इसके बावजूद जब लोग उसके पास आने लगे तो उन्हें वो ऐसी बातें बताता जो लोगों के मन को भाती थी, अचरज में डालती थी। लेकिन ये सब बातें ऐसी होती थीं जिनके लिए ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं थी। बस चतुराई से थोड़े बहुत अनुमान लगाकर काम चल जाता था। हालांकि मेहनत तो उसमें भी लगती ही थी। इसलिए काम खत्म करने के बाद वो जो कमाई घर ले जाता था, वास्तव में उस पर उसका हक होता था। उसने जब अपना गांव छोड़ा था तो उसके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कल को क्या करेगा, कैसे कमाएगा खाएगा, कुछ भी नहीं। फिर भी उसने गांव छोड़ दिया, क्योंकि वहां रहता तो उसे अपने पुरखों का ही काम आगे बढ़ाते रहना पड़ता, जैसे खेत जोतना, फसल काटना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, परिवार का पालना पोसना, ऐसा ही कुछ और। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे सुने घर छोड़कर चल दिया। कुछ 100 किलोमीटर तक बिना रुके लगातार चलता रहा। एक गांव वाले के लिए यह बड़े हौसले का काम था, क्योंकि वो खुद को किसी अनजान समंदर में जो धकेल रहा था। उसके पास अनुभव के नाम पर कुछ था तो ये कि वो लोगों की परेशानियों को समझ सकता था। शादी, पैसा, रिश्तों में खटास, सामने वाले की किसी भी किस्म की दिक्कत को वो ताड़ लेता था। कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, इससे उसका हुनर कुछ और निखर आया। 5 मिनट में ही वो समझ जाता था कि उसके सामने जो बैठा है उसे क्या दिक्कत हो रही है। हर सवाल का जवाब देने के वो 3 पैसे लेता था, लेकिन 10 मिनट बाद। तब तक वो सामने वाले की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था। इस दौरान एक बार भी अपना मुंह नहीं खोलता था।
इन 10 मिनटों में उसे जो कुछ भी सामने वाला व्यक्ति बताता, उससे उसे जवाब और मशवरे देने के लिए काफी मसाला मिल चुका होता था। फिर बोलना शुरू करता, हथेली देखते हुए कहता, आप कोशिश तो खूब करते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत के पूरे नतीजे नहीं मिलते। 10 में से 9 लोग उसकी इस बात पर हाँ में ही सिर हिलाते, नहीं तो वो सवाल करता, क्या आपके परिवार में कोई महिला है जिसका रवैया आपकी तरफ अच्छा नहीं है? दूर की कोई रिश्तेदार भी हो सकती है। इससे भी काम ना चला तो वो स्वभाव या चरित्र का विश्लेषण कर देता। आपकी ज्यादातर समस्याएं आपके स्वभाव की वजह से हैं, लेकिन आप बच भी कैसे सकते हैं? शनि जो बैठा हुआ है गलत जगह पर, इसलिए आपके स्वभाव में धीरज नहीं है। बाहर से भी बेहद रूखा व्यवहार रहता है। बस ऐसे ही नुस्खे उसे लोगों के दिलों में जगह दिला देते। लोग तब तक ये मान ही बैठते कि ये ज्योतिषी कोई पहुंचा हुआ आदमी ही है। ऐसे ही उसका काम चलता था। बगल के मूंगफली वाले ने जब अपनी सिगुड़ी बुझा दी तो ये संकेत था कि अब ज्योतिषी को भी अपनी दुकान बढ़ा लेनी चाहिए। मजबूरी भी थी, क्योंकि अब उसे और काम करने के लिए रोशनी कहां से मिलेगी। जो थोड़ी बहुत रोशनी दूसरी दुकानों से आ रही थी, वो तो उसके ठिए के दूर ही आकर ठहरी थी। क्या करता? उसने भी अपना कौड़ी कैलेंडर समेटा और उसे बैग में डालने लगा। अभी वो सामान समेट ही रहा था कि उसने देखा कि एक आदमी उसकी दुकान के सामने खड़ा है। समझ गया कि ग्राहक ही होगा, जाने कैसे देता। सो कहने लगा, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो, यहाँ 1 मिनट बैठो। मुझसे कुछ बातें करोगे तो तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ज्योतिषी की इस पेशकश पर कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी। ये भी साफ नहीं बताया कि उसे क्या परेशानी है। ज्योतिषी ने फिर अपनी पेशकश दोहराई तो इस बार उसने अपनी हथेली ज्योतिषी के सामने कर दी, ठीक उसकी नाक के नीचे। फिर उल्हाना सा देते हुए कहने लगा, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो ना, लो देखो। ज्योतिषी के सामने ये चुनौती थी, पीछे कैसे हट जाता। हथेली देखते हुए बोला, आपका स्वभाव ही है। आगे कुछ कहता कि उस व्यक्ति ने टोक दिया, अजी छोड़िए ये सब, कुछ काम का बताइए। ज्योतिषी अब कुछ खफा हो गया था। बोला, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए 3 पैसे लेता हूं और मुझसे जो आपको मिलेगा वो इतने पैसों में पर्याप्त ही होगा। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ वापस खींच लिया, जेब से 1 आना निकाला और ज्योतिषी की तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया कि तुम उनके ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो, तो तुम्हें ये 1 आना ब्याज समेत मुझे लौटाना पड़ेगा। ज्योतिषी भी कम न था, लगभग उसी अंदाज में पलट कर बोला, और अगर आपको मेरे जवाब संतोषजनक लगे तो आप मुझे 5 आना देंगे, नहीं या आप मुझे 8 आना देंगे। ठीक है, अगर तुम गलत साबित हुए तो मुझे 2 आने देना। वो अनजान व्यक्ति ज्योतिषी से बोला। कुछ तर्क वितर्क के बाद ज्योतिषी मान गया। उसने भगवान से प्रार्थना की और इधर उस अजनबी ने सिगार जला लिया। लेकिन तभी माचिस जलाने से थोड़ी सी रोशनी में ज्योतिषी को उस व्यक्ति के चेहरे की झलक मिल गई। इसी बीच पास की सड़क पर रेलमपेल मच गई। कारों के हॉर्न बजने लगे, इक्का वाले घोड़ों पर चिल्ला रहे थे। नजदीक वाले पार्क के आसपास काफी भीड़ लगी हुई थी। शायद लोग पार्क के अंधियारे के विरोध में जुटे थे। लेकिन इससे बेखबर सा वो अजनबी ज्योतिषी के पास ही डटा था, बल्कि अब तो बैठ ही गया था। सिगार से धुआं उड़ाया जा रहा था। वहीं ज्योतिषी खुद को बेहद असहज महसूस कर रहा था। जब रहा नहीं गया तो उस व्यक्ति से बोला, ये लो अपना 1 आना, मुझे इस तरह के चैलेंज लेने का कोई शौक नहीं, और वैसे भी आज मुझे घर जाने के लिए काफी देर हो चुकी है। इतना कहकर वो अपना सामान समेटने लगा। लेकिन वो अजनबी कहाँ मानने वाला था। उसने ज्योतिषी की कलाई पकड़ ली और बोला, तुम अभी इस तरह नहीं भाग सकते, तुमने मुझे अपने पास बुलाया था, मैं तो यहां से गुजर रहा था। उसकी जकड़ में आया ज्योतिषी कांप उठा था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, जो निकली वो भी कांपती सी। बोला, मुझे आज छोड़ दीजिए, मैं आपसे कल बात करूंगा। पर उस अजनबी ने अपनी हथेली ज्योतिषी के चेहरे की तरफ बढ़ा दी और कहा, चैलेंज तो चैलेंज होता है, देखो और बताओ। ज्योतिषी का गला सूख गया। जैसे तैसे बोला, कोई औरत है? रुको, वो अजनबी बोला, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मुझे ये बताओ कि मैं अभी जिसकी तलाश कर रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं। इसका जवाब दो और चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम अपने पूरे सिक्के मेरे हवाले नहीं कर देते। इस पर ज्योतिषी ने कुछ देर कोई मंत्र बुदबुदाया और फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं बताऊंगा,
लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगी तो क्या आप मुझे 1 रुपया देंगे, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, आपसे जो बन पड़े कर लेना। ज्योतिषी के प्रस्ताव पर कुछ हीला हवाली करने के बाद अजनबी तैयार हो गया। तब ज्योतिषी ने बताया, मैं सही हूं तो आपको एक बार मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हाँ, और बताओ। आपको चाकू घोंप दिया गया था, ज्योतिषी ने कहा। अच्छे आदमी हो। उस अनजान आदमी ने अपनी छाती खोलकर घाव का निशान दिखा दिया, फिर बोला, और बताओ। उसके बाद आपको पास के ही खेत में एक कुएं में फेंक दिया गया था और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, मैं तो मर ही जाता अगर पास से गुजरने वाले कुछ लोगों ने मुझे बचा न लिया होता। अब तक वो अजनबी ज्योतिषी की बात सुनकर उत्साहित हो चुका था। वो आदमी मुझे कब मिल पाएगा? अजनबी अपने पर जानलेवा हमला करने वाले के बारे में जानना चाहता था। दूसरी दुनिया में, ज्योतिषी ने जवाब दिया। वो आदमी किसी दूर देश में 4 महीने पहले मर चुका है, आप उसे नहीं देख पाएंगे। ये सुनते ही अजनबी कराह उठा। ज्योतिषी आगे बोला, गुरु नायक, तुम मेरा नाम जानते हो? अजनबी ने पलटकर पूछा। हाँ, वैसे ही जैसे मैं और सब चीजें जानता हूँ। गुरु नायक, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर दिशा में है, 2 दिन लगते हैं वहां पहुंचने में। अगली ट्रेन पकड़ो और तुरंत गांव लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं लौटे तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर खतरा मंडराता दिख रहा है। ये कहकर उस ज्योतिषी ने अपने झोले से भभूत निकाली और उसे देते हुए कहा, इसे लो और अपने माथे पर रगड़ लो और तुरंत घर लौट जाओ। दोबारा कभी दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना। ऐसा किया तो तुम 100 साल जियोगे। मैं दोबारा क्यों घर छोड़ूंगा? मैं तो इसलिए घर से निकला था कि कभी न कभी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके मिलते ही उसे अपने हाथों से उसकी जिंदगी से मुक्त कर दूंगा। इसलिए मैं अब तक यहां वहां भटक रहा था। उसने बड़े अफसोस से सिर हिलाया और बोला, लेकिन वो मेरे हाथ से बच निकला। मुझे उम्मीद है कि वो वैसी ही मौत मरा होगा जैसी उसकी होनी चाहिए थी। हाँ, ज्योतिषी ने कहा, वो एक लॉरी के नीचे दबकर मारा गया। ये सुनते ही अजनबी के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। अब तक उस इलाके से करीब करीब हर आदमी जा चुका था। ज्योतिषी ने भी अपना सामान समेटा और झोले में डाल लिया। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसर चुका था। वो अजनबी भी चला गया। जाते जाते ज्योतिषी को वो काफी सारे सिक्के दे गया। आज आधी रात हो चुकी थी जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। बीवी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसके पहुंचते ही सफाई मांगने लगी, कहां थे अब तक? लेकिन जवाब देने के बजाय ज्योतिषी ने वे सिक्के उसके सामने कर दिए जो अजनबी ने उसे दिए थे। कहा, गिनो इन्हें, एक आदमी ये पैसे देकर गया है। 12.5 आने, वो गिनते हुए बोली। बहुत खुश थी इतने पैसे देखकर। मैं कल बाजार से गुड़ और नारियल खरीद लाऊंगी। बेटी बहुत दिन से कुछ मीठा खाने की मांग कर रही है, अब मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। सुअर ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था, ज्योतिषी बोला। उसकी बीवी उसकी ओर देखे जा रही थी, बोली, तुम कुछ चिंता में दिख रहे हो, क्या परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। रात का खाना खाने के बाद वो तख्त पर बैठे हुए बीवी से बोला, जानती हो, आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं अब तक इतने साल से यही सोचता था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया है। इसलिए मैं घर से भी भागा, यहां आया, तुमसे शादी की और यहीं का होकर रह गया। लेकिन वो जिंदा है। पत्नी अचरज से बोली, तुमने हत्या की कोशिश की? हाँ, अपने गांव में। तब मैं बेवकूफ टाइप का लड़का था। हमने उस रोज खूब शराब पी थी, फिर जुआ खेला और इसके बाद हमारा झगड़ा हो गया। लेकिन अब उसके बारे में क्यों सोचे? सोने का वक्त हो गया है, उसने कहा और लंबी व गहरी सांस लेने के बाद उसी तख्त पर लेट गया।